नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी और आज हम बात करेंगे नारी सुरक्षा को लेकर खास तौर से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो खबर इस वक्त न केवल न्यूज चैनल्स पर, न केवल अखबारों में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में आ रही है, वो है हैदराबाद की खबर। हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जिनके साथ न केवल एक हादसा हुआ बल्कि दुष्कर्म के बाद, सामूहिक दुष्कर्म के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। निर्भया केस के बाद इसे दूसरा निर्भया केस करार दिया जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं कई होती जा रही हैं। देश भर में इस तरह के कई आंकड़े देखे जाते हैं जब महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, छोटी बच्ची या बुजुर्ग महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं और उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है। इस तरह के कई मामले देखने में आते और सुनते रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक चलेगा ये खेल जिसमें पीड़िता हमेशा महिलाएं ही होंगी। आखिर कब थमेगी ये वारदातें और कब हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी पुख्ता होंगी कि हर एक महिला देश में खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सके। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए हादसे ने एक बार फिर दिल्ली के निर्भया कांड की याद ताजा कर दी है। स्कूटी का टायर पंचर होने के कारण टोल प्लाजा पर खड़ी 24 वर्षीय वो युवती किसी को इंसान या जरूरतमंद नहीं, बल्कि हैवानों की हवस का आसान सा शिकार दिखाई दे रही थी। वहाँ इंसानों के रूप में खड़े पिशाचों के दिमाग में मदद का भाव नहीं, बल्कि अपनी वासना को मिटाने का जरिया मात्र लग रही थी। निर्भया हो या डॉक्टर प्रियंका, दोनों ही घटनाओं में कुछ भी अलग नहीं है सिवाय पात्रों के। तब भी वक्त रात का था, अब भी वक्त रात 9 बजे का था। तब भी अपराधी बस ड्राइवर और कंडक्टर थे और अब भी अपराध करने वाले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। इन घटनाओं से इस अपराधी वर्ग पर तो उंगली उठना लाजमी है, साथ ही हालातों और महिला सुरक्षा के तमाम दावों को भी इस घटना ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में कुछ बातें या यूं कहें कि कुछ सवाल हर बार बार झंझोड़ते हैं। पहला सवाल ये कि उत्तर भारत, जहां लिटरेसी का प्रतिशत सबसे अधिक है, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है कि रात 9 बजे भी टोल प्लाजा जैसी हलचल वाले इलाके में एक महिला की सुरक्षा नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, लिटरेसी का प्रतिशत खासा होने के बावजूद तेलंगाना आपराधिक मामलों की सूची में देश भर में 5वें नंबर पर आता है। भ्रष्टाचार मामलों की सूची में देश भर में 5वें नंबर पर आता है और उत्तर भारत के राज्यों में पहले स्थान पर। सवाल ये भी है कि डॉक्टर प्रियंका जिस टोल पर रोजाना अपनी गाड़ी खड़ी करती थी, वहाँ उसकी मदद के लिए क्या कोई भी परिचित कर्मचारी मौजूद नहीं था? और सवाल ये भी है कि अपराधियों की इतनी हिम्मत हो जाना कि महिला को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे जलाकर मौत के घाट उतार देना, वो भी उसी जगह पर जहां पहले भी किसी महिला की जली हुई लाश मिल चुकी है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सवालों के घेरे में है। निर्भया कांड को हुए सालों बीत गए, लेकिन हम उससे कोई सबक नहीं ले सके। इस तरह के मामलों में अपराधियों को सजा का प्रावधान तो रहा, लेकिन जघन्य अपराधों में भी कानून फांसी की सजा कुछ को ही दे पाया। बीते सालों पर एक नजर डालें तो 1973 में ऐसे मामलों में 44% अपराधियों को सजा हो जाती थी, लेकिन 2016 तक ये आंकड़ा 25% तक गिर गया। शायद यही कारण है कि देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ कहीं न कहीं दुष्कर्म होता है। इन हादसों के साल दर साल होते दोहराव से महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ समाज पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल आज ही खड़े नहीं हुए, बल्कि ये सवाल कई सालों से यूं ही मुंह ताके खड़े हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर सुसभ्य और संस्कारित समाज की दुहाई देने वाले समाज के ठेकेदार कभी वाकई समाज को सुसभ्य बनाने का ठेका ले सकेंगे? क्या हम वाकई समाज की इस शर्मसार करने वाली सच्चाई को स्वीकार कर इसे बदल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वाकई महिलाओं के प्रति देह मात्र या जेंडर मात्र की सोच से ऊपर उठकर उसे इंसान का दर्जा दे सकेंगे? इस सोच को बदलने में शायद वक्त लगे, लेकिन शुरुआत
अभी से होनी जरूरी है और अगर अब भी नहीं हुई तो हर साल जाने कितनी ही निर्भया हैवानियत की भेंट चढ़ती रहेंगी और उनके अपराधी सबसे पहले हम होंगे। तो इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले बता दूं दीक्षा खंडेलवाल जी भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में। दीक्षा जी बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही एनजीओ से भारती जहांगीर जी हमारे साथ जुड़ी है। भारती जी आपका भी स्वागत है। मनोरोग विशेषज्ञ अनीता गौतम जी हमारे साथ है। अनीता जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करती हूँ मैं अपने सवाल की और सबसे पहला सवाल योगेंद्र जी से ही है मेरा कि तमाम इस तरह की घटनाएं जो है देश भर में साल भर में कई बार सुनने को मिलती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उतना पुख्ता क्यों नहीं कर पाए कि कोई भी महिला, युवती या लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए, आपने प्रश्न सही किया है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और होते आए हैं पहले, उनको देखते हुए कानून तो बना दिए गए हैं और कानूनों को जितना सख्त कर सकते थे उतना सख्त उनको कर दिया गया है, लेकिन कानून को लागू करने वाले वो इतने सख्त नहीं हुए जितना सख्त कानून हो गया। तो जब तक कानून को लागू करने वाले, कानून की न्यायपालिका के अंदर उसका विवेचन करने वाले जब तक सख्त नहीं होंगे, जब तक इस चीज का कोई असर होने वाला नहीं है। लोग ये कहते हैं साहब कानून अपना काम करेगा। मैंने ये देखा है कानून अपने आप काम नहीं करता, कानून को लागू करने वाले उससे काम लेते हैं और अगर वो सख्ती से काम लेंगे तो सुरक्षा होगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के कानून सख्ती से बनाने के बाद अब उसमें ये और चुड़ गया कि एविडेंस न रहे, एविडेंस खत्म हो जाए, इसके लिए वो महिलाओं, लड़कियों को जलाने लग गए। वो एविडेंस को खत्म करने के लिए उनका मर्डर करने लग गए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये हो गया कि अगर वो जिंदा रहेगी तो उसको 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर उसको सजा मिल जाएगी। इस चीज को करने के लिए ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 6 नवंबर को डूंगरपुर में देवड़ा नाम के थाने पर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार अपहरण की घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 17 तारीख को वो लड़के उसका अपहरण करके ले जाते हैं थाने में रिपोर्ट के बाद, और 19 तारीख को थाने के बाहर छोड़ गए। आप देखिए पुलिस वालों ने क्या किया, उस बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया, उससे लिखवा लिया कि ना मैं मेरे शरीर का मेडिकल नहीं कराना चाहती, जबकि उसकी इच्छा कानून के अनुसार लागू नहीं है। उस बच्ची के घर वालों को सूचना नहीं दी कि वो बरामद हो गई है, उसको बाल गृह में भेज दिया गया। उस बच्ची को न्यायालय के सामने, न्यायालय के समय समाप्त होने के बाद 164 के बयान करने के लिए पेश किया गया। अब मुझे आप ये बताइए कि न्याय कहां हुआ? उस बच्ची के साथ, जो नाबालिग है, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई और अभी राजस्थान की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आज से 2 दिन पहले के अखबार में। अब इस प्रकार की घटनाएं कैसे रुकेंगी जब हमारी पुलिस सख्त नहीं हो रही है, जब हमारे थाना अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे, जब हमारे ऊपर के अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे, जब वहां के न्यायाधीश ने डीजी को चिट्ठी लिखी कि ये पुलिस ने किया है, तो आज 3 दिन हो गए, डीजी साहब ने भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं रुकेंगी नहीं जब तक पुलिस जिम्मेदार नहीं बनेगी। ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि अवेयरनेस से ऐसा होगा, जैसे वहां के एक मंत्री ने कहा कि अगर वो लड़की 100 नंबर पे टेलीफोन कर देती तो पुलिस तुरंत पहुंच जाती। मैं उन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्यों भाई वो 100 नंबर पे टेलीफोन क्यों करे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस की इतनी जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि उसको अपने इलाके की जानकारी हो? कानून में ये लिखा हुआ है कि पुलिस को हर तरह की जानकारी अपने क्षेत्र की रखनी पड़ेगी, जरूरी है। आपने वहां बदमाशों के साथ सख्ती क्यों नहीं करी? आप उन बदमाशों के वहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी हमारे यहां जो सीसीटीवी लगे हुए हैं
नाहरगढ़ आदर्श नगर के सीसीटीवी कमांड कंट्रोल के खराब है साहब। 16-17 तारीख को 16 लाख की लूट हो गई है। जब पुलिस अपने कमांड कंट्रोल के सीसीटीवी देखने गई तो सीसीटीवी खराब। अब कहां से साहब वो अभियुक्त नहीं पकड़े जाएंगे? वो तो अच्छा है कि जहां वो लड़की स्कूटर खराब हुआ या खड़ी करती थी वहां के सीसीटीवी कैमरों ने वो मदद कर दी, और वो भी वो कैमरे थे जो उस पे रहते हैं नाके पे। अगर ऐसी स्थिति हमारे यहाँ की रहेगी तो आप इस सुरक्षा की कभी सोच भी नहीं सकते और कभी सोचना भी मत। मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं हुई ही है, क्योंकि बिना पुलिस की चूक के इतना बड़ा अपराध कोई अंजाम दे जाए, अगर पुलिस कानून को सख्त कर सकती है, अगर सख्त अगर पुलिस होती है तो अपराधियों के हौसले कभी इतने बुलंद नहीं होते। भाजपा से दीक्षा खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। दीक्षा जी, पार्टियां सभी कहती हैं महिला सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज हमेशा बुलंद करती हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो हमारे सामने होता है कि हर आए दिन पेपर में, अखबारों में हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न हुआ है, तो कहीं दुष्कर्म की वारदात हुई है, तो कहीं छेड़खानी की घटनाएं हुई हैं। इन पर लगाम तो नहीं कसी जाती। तो क्या कुछ इसका निराकरण हो? क्योंकि पार्टियां वादे तो तमाम करती हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ किसी पार्टी के बेसिस से बात करूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। पहले मैं उस हिसाब से बात करना चाहूंगी कि आप मुझसे ये प्रश्न एक पार्टी विशेष के कारण नहीं पूछिए, आप मुझसे ये प्रश्न इस राजस्थान की है, इस भारत के एक नागरिक के होने के नाते पूछिए। आप ये देखिए कि देश की आधी आबादी जो आज भी 7 बजे बाद या 6 बजे बाद घर से निकलने के लिए कतराती है। एक डॉक्टर थी, एक बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर थी, जानवरों का वो इलाज करती थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत इंसान रूपी जानवरों के द्वारा इतनी भयावह होगी। तो कहीं ना कहीं आज जो है, आज मैं कहूंगी एजुकेशन की जरूरत है और आपस में जो समाज की जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि आप बार बार कैंडल्स लेके आ जाते हो। अगर निर्भया वाले कांड के बाद ही डेथ पेनल्टी होती और निर्भया कांड वाले के बाद ही हैंड टू हैंड ये होता कि बस जिसने बलात्कार किया है पुष्टि होने पर उसको हैंड टू हैंड चढ़ा दो, डेथ पेनल्टी दे दो। या कोई गवर्नमेंट की बात नहीं है, यहाँ है अगर बलात्कार की बात हो रही है तो बलात्कार के लिए आपको पता है किसके साथ हुआ। निर्भया वाला कांड में इसलिए उदाहरण लेना चाहूंगी कि जब आपकी एक सुई भी चुभती है तो आपको कितना दर्द होता है, लेकिन आपके इंटरनल पार्ट्स को किस तरीके से डैमेज किया जाता है, लोहे की रॉड डाली जाती है, उससे भयावह किसी स्त्री के साथ क्या असम्मान और क्या उसकी असमत के साथ खेलने का एक उदाहरण होगा। जब निर्भया वाला कांड हुआ उसके बाद निरंतर हम देखते गए, ट्विंकल के साथ हुआ, आसिफा के साथ हुआ, रोज आप देखो परी गुड़िया न जाने कितनी, और आज फिर एक और बेटी भारत की बलि चढ़ गई है ऐसे दरिंदों के हाथ में। तो मैं ये कहूंगी कि आज और फिर ओबीसी क्यों नहीं बोल रहे हैं ऐसे मुद्दे पर? एक बार भी उन्होंने आकर नहीं बोला कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ करके बात करूंगा, क्योंकि जातिवाद की जो लड़ाई है कि कोई विक्टिम है या कोई अक्यूज है वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये चीज नहीं है। अगर महिला है तो वो हिंदू की भी बेटी है, तो मुसलमान की भी बेटी है, वो सिख की भी बेटी है, वो ईसाई की भी बेटी है, वो पूरे भारतवर्ष की बेटी है। ये सोचते हुए अगर काम होगा और सब आपस में जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को ये लगता है अब जो समय आ चुका है, अब इतनी बली लड़कियों की जा चुकी है। हर दिन हर रात हम आपसे डिबेट करें, इस ड्यूरेशन में भी कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ कुछ ना कुछ घटना हो चुकी होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार की घटनाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो परसेंटेज ऑफ रेप है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए झालावाड़ में 3 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। अलवर में पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है, इससे भयावह क्या होगा? आप ये देखिए, ना हमारा प्रदेश सेफ है ना हमारा भारत सेफ है। तो इसके लिए आप कुछ ना कुछ सरकार को अच्छे और कड़े कानून लाने, और जिस तरीके से भी जोशी जी ने बताया कानून है लेकिन उसकी पालना नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं हो पा रही। क्योंकि जब आप जाते हो रिपोर्ट लिखाने, अगर आपके साथ हुआ है तो आपसे पुलिस वही चीज पूछता है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे क्या किया, कैसे छुआ तुम्हें, ये प्रश्नों के जवाब देने से कतराती है औरत। एक बलात्कार तो उसका उस समय हो जाता है जब उसके साथ ये हादसा होता है, और दूसरा बलात्कार उसका रोज थाने में होता है जब वो ये चीजें फेस करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां शब्द आ जाता है बलात्कार का, वहां प्रशासन को कड़क हो जाना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं अपनी जेब गर्म करने के, और बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने के, और बहुत सारे मुद्दे हैं सरकारें चलाने गिराने के, लेकिन ये मुद्दा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं कि इसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स या पार्टी से जोड़ना चाहिए। ये मुद्दा सामाजिक जागरण का मुद्दा है, ये हमारे भारत की बेटी का मुद्दा है, क्योंकि मैं इस भारत की बेटी हूं। आप ये देखिए, आज ही दिल्ली में एक बच्ची ने इसके खिलाफ, मैं नाम नहीं लूंगी, उसने इसके खिलाफ अपनी तख्ती उठा करके बैठी, और वो ये बोलती है कि मैंने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया लाइफ में, लेकिन मैं आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि कल मैं 6 बजे बाद निकलूं, मुझे नहीं, मैं जल के मरना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कोई मेरा रेप करे और मुझे जला के मार दे। जब एक औरत को रोटी बनाते टाइम भाप से
से जल जाती है, उसमें भी उसको लगता है मुझे जलाना। और किसी औरत को आपने नोच लिया, उसका बलात्कार कर लिया, उसके कपड़े फाड़ लिए, उसका अंग आपने तोड़ मरोड़ दिया, उसके बाद आपने अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए फिर आपको कानून का डर हुआ या क्या सबूत मिटाने के लिए आपने उस औरत को जला दिया। अब किस स्तर तक हो चुका है कि रेपिस्ट को अब डर नहीं है। अब रेपिस्ट अपना एंजॉय करने के बाद उस महिला को मैं कहूंगी कचरे की तरह यूज करके जला और दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। आज मैं ये बात करती हूँ कि जिस तरीके से निरंतर रोज एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बेटियां चढ़ती जा रही है, बेटियों को बलि नहीं चढ़नी है। यहाँ उन रेपिस्ट को बलि चढ़ानी चाहिए या उन रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पोस्को लाया तो कानून सख्त हुए, कानून सख्त हुए कि छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है क्योंकि वो नासमझ होती है। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि अगर बड़ी लड़कियों के साथ हो रहा है तो उनको ये बर्दाश्त करने के लिए है। उसके लिए भी कानून में उतनी कड़कपन है, उसके लिए भी एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, आप जाते हो रिपोर्ट लिखाने, कोई आपकी सुनता नहीं है। अलवर वाला केस आपको मैं याद दिलाऊंगी। अलवर वाले केस में जब वो लड़की जाती है तो पुलिस वाले उसको 2 या 3 बार भेज देते हैं। ऐसे करने के बाद जब ये मीडिया में हाइप लेता है ये इशू, उसके बाद इसकी सुनवाई होती है। किसी पति के सामने आप बलात्कार कर रहे हो, 3 वर्ष की बच्ची के साथ आप बलात्कार कर रहे हो, आप उसके इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर रहे हो, आप उसको जला रहे हो। अगर आज भी हम लोग नहीं जागे तो मुझे नहीं लगता भारत में बेटी पैदा होने से डरेगी। इस भारत में जिसमें नवदुर्गा के रूप में बेटी है, यहाँ सवाल इन हौसलों का नहीं है कि सबूतों को मिटाने के लिए आग लगा दी गई, औरत को जला दिया गया, उसे नोचा गया, खसोटा गया और उसके बाद अपनी अय्याशियां करने के बाद उसे जला दिया गया। यह विचारधारा पर भी सवाल खड़ा होता है। मनोरोग विशेषज्ञ अनीता गौतम जी हमारे साथ है। मैं उनसे स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहूंगी कि इंसान से पिशाच होने की ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आती है, क्या इससे कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता है? क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा अपराध है और कई बार अपराधियों को इसका इल्म भी नहीं होता कि हम किस लेवल पर जाकर उस हरकत को अंजाम दे रहे हैं कि किसी को आपने तकलीफ दी, इस हद तक तकलीफ दी कि वो जीते जी भी नर्क की यातना भुगत रहा है और उसे आपने जिंदा जला दिया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो मानसिकता ये कहां से जन्म लेती है और इसका अंत कहां हो सकता है? देखिए, जो लोग बलात्कार करते हैं ये तो तय है कि उनकी मानसिकता बिल्कुल ही विकृत है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कृत्य किया है, इस क्राइम को अंजाम दिया है। और ये लोग जिन्होंने अभी ये क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, इस क्राइम को किया है, देखिए उन्होंने ना पहले तो उस लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी बॉडी को जला दिया ताकि उनको पकड़ा ना जाए। पर कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये नहीं समझ पाई कि क्राइम कभी भी छुपता नहीं है, देर सवेर उन क्रिमिनल्स को पकड़ा ही जाता है और वो पकड़े ही गए। बात रही है कि आज हमारा डर किस हद तक खत्म हो गया है, क्रिमिनल माइंड किस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि एक आम इंसान के अंदर भी क्राइम करने का जो डर होता है ना कि मैं क्राइम करूंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरा क्या होगा, समाज में मेरा क्या होगा, पुलिस का जो डर है वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इसी वजह से आज जो क्राइम के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि लोग क्राइम करते हैं, जला देते हैं और फिर वो वीडियो भी फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। तो वो जो डर होता है कि समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, हमें इस वापस हमारा परिवार एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कहीं हमें पुलिस पकड़ तो नहीं लेगी, कहीं हमें सजा तो नहीं हो जाएगी, वो सब चीजें अब खत्म होती जा रही है। एक बहुत बड़ा कारण मैं इसके पीछे मानती हूँ मीडिया का है और फेसबुक का है, इंटरनेट का है, जिसकी वजह से लोगों के हाथों के अंदर स्मार्टफोन के अंदर पॉर्न वीडियोस बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी सोच को, समझ को एक विकृतता प्रदान करता है, जिसकी वजह से जो भी एक विक्टिम उनके सामने आता है उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है शराब, नशा और शराब इंसान का दिमाग, उसके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 80-90% केसेस के अंदर ये जो रेप केसेस हुए हैं या फिर ये जो इंसिडेंट्स हुए, जो क्राइम हुए हैं, उसके अंदर जो भी क्रिमिनल है वो नशे की लत में था, नशे का आदी था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान की मानसिकता के अंदर बदलाव आता है और एक विकृतता आ जाती है, जिसके अंदर उसको ये समझ में भी नहीं आता है कि मैं एक दूसरे जीव को, एक दूसरे इंसान को दुख पहुंचा रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, उसको पीड़ा पहुंचा रहा हूँ और अपना जो क्राइम है उसको छुपाने के लिए मैं उस बॉडी तक को जला रहा हूँ। बिल्कुल, हमें अधिकार दिया किसने? ये जो मानसिकता है, ये जो विकृत मानसिकता है कि अपनी इच्छाओं के लिए आप दूसरों पर डिपेंड हो जाएं और दूसरों की थाली से वो चीजें छीने जो आप चाहते हैं और उसे किसी भी हद तक की आप तकलीफ दे सकते हैं, ये वाकई में एक विकृत मानसिकता का ही परिचय है। बढ़ूंगी मैं एनजीओ से। भारती जहांगीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है।
भारती जी, इस तरह की कई घटनाएं देखी सुनी जाती है, निर्भया कांड भी हुआ, उसके बाद भी कैंडल मार्च निकले और मामला थम गया। कोर्ट के द्वारा भी ये चीजें कही जाती रही कि जिस वर्ग के ये लोग थे जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए भी चीज़ें की जाएंगी, कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि काउंसलिंग हो सके और अगली बार इस तरह के हादसे नहीं हो। लेकिन काउंसलिंग के तरह के कोई प्रोग्राम नहीं चले और हम कैंडल मार्च तक ही सिमट कर रह गए। कब तक आखिर सिर्फ कैंडल मार्च तक ही हम सिमट कर रहेंगे? इस पर क्या किसी प्रकार की कार्रवाई या किसी तरह का ऐसा कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं सामाजिक लेवल पर कि इस मानसिकता का ही अंत हो या फिर कहीं ना कहीं इस क्राइम को कंट्रोल किया जा सके? मैं जन टीवी के माध्यम से आपको बहुत शुभकामनाएं तो क्या दूंगी, मतलब धन्यवाद कि आप हमेशा ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। जब हमने राजस्थान में, मध्य प्रदेश के बाद जब हमने राजस्थान में ये लॉ हमने केसेस पे करके लाए थे कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी ही होगी, तब सबसे पहला सवाल यही आया था कि अब वो मर्डर करना शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे विधानसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद जो भी केस हुए हैं उसमें बच्चियों का या महिलाओं का उन्होंने मर्डर करना शुरू कर दिया है। अभी योगेंद्र जी ने यही कहा कि सबूत मिटाने के लिए वो मर्डर कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ तक ये मानसिकता पहुंची कैसे, इसका अगर हम जड़ों में जाते, मैं शुरू से कहती हूँ कि हम लोग फौरी तौर पे काम नहीं करते हैं, जैसे कि पुलिस फौरी तौर पे काम करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी योगेंद्र जी सर को कि बहुत ब्लंटली वो अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में बोलते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, न्याय प्रणाली काम नहीं कर रही है। ठीक ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को जो काम करना है वो हमको जड़ों में देखना है। वो जड़ें क्या है, इनकी मानसिकता यहाँ तक कैसे पहुंच रही है, क्योंकि इंटरनेट और एक ये जो फोन है ना, ये इतना इजी वे इसके पास है हर आदमी के हाथ में कि वो इतने खराब मूवीज, पोर्न मूवीज बहुत इजीली देख लेता है। हमको जो तैयारी करनी है वो ये करनी है कि इसकी मेंटेलिटी को खत्म किया जाए, वो इस मानसिकता तक ही नहीं पहुंचे कि उसको किसी के साथ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जबरदस्ती करनी है। वो कब होता है, जब वो 1 घंटा आधा घंटा उस पोर्न मूवी को देखता है, तब वो इस स्टेज पर आ पाता है। क्योंकि वो इतना, आप देखिए हर केस में बहुत वेल मैनर्ड या बहुत वेल एजुकेटेड बंदे इसके पीछे नहीं होते, या तो एजुकेशन की कमी होती है या उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है। तो हमको, जैसे हम इतनी सारी चीजें नेट के, अगर हमने आधार कार्ड लागू किया, हमने कुछ नियम लागू किए, तो क्यों ना पोर्न मूवीज पे, गलत वीडियोस पे हम ऐसा कर दें कि नेट पे कि उसको बैन हो, जब तक वो अपनी आईडी नहीं डालेगा, जब तक परमिशन नहीं लेगा, जब तक गवर्नमेंट के पास और पुलिस के पास उसकी वो आईडी नहीं जाती है कि ये पोर्न मूवीज देखेगा, तब तक आप उसके नेट पे, मोबाइल पे वो उपलब्ध ही मत होने दो। तो बहुत इजी हो जाएगा कि एक, जहां तक मैं समझती हूँ, अगर इसको हमने स्ट्रिक्टली कर लिया तो 50% चांसेस तो कम हो जाएंगे उस मेंटेलिटी तक पहुंचने के। जब इस मेंटेलिटी तक वो नहीं पहुंचेगा तो उसको करने में दिक्कत आएगी। अब हम आते हैं न्याय प्रणाली पे। बहुत अच्छा उषा जी ने अभी बोला कि वास्तव में मैं भी केसों में देखती हूँ, शायद मैंने 250 रेप केसेस पे काम किया और मेरा अब तक का यही मानना है कि अगर पुलिस पे अप्रोच नहीं है ना, तो पुलिस उस बच्ची का हेरेसमेंट करती है, उसके साथ न्याय नहीं होता है उस बच्ची के साथ। यहाँ तक कि 164 के बयान भी पुलिस चाहती है कि अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दे। अभी जैसा जोशी जी ने, योगेंद्र जी सर ने बोला कि उसका मेडिकल तक नहीं करवाया, जबकि उसका हक बनता है। उसका हक छोड़िए, ये लिखवा लेना कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहती, वो कह ही नहीं सकती। पुलिस की जिम्मेदारी है उसका मेडिकल करवाया जाए। जब पुलिस एक अपराधी के साथ गलत व्यवहार करती है, उसको मारती पीटती है, या पुलिस के थाने में उसका मर्डर तक हो जाता है उसकी मारपीट से, पुलिस की मारपीट से, तो पुलिस अपने कर्तव्यों में कैसे पीछे हटी कि उसका मेडिकल नहीं करवाया। 164 के बयान में कहती हूँ पुलिस प्रेशर में लेके बच्ची से ले लेती है। क्यों इस तरह का प्रेशर, क्यों? अगर पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर जैसे ही पहचान होती है वैसे ही उसको बंद किया जाए, तो बहुत अच्छा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैंने 2 ही बातें बोली, एक तो नेट पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बन जाएं, पोर्न मूवी तभी देखी जाए, ये जितनी भी वेबसाइट्स है सबको बंद कर दिया जाए जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास इसके सारे बाकायदा नाम के साथ सारी पता हो कि हाँ ये बंदा देख रहा है, तब जाके ये सब रुकेंगे। दूसरा, न्याय प्रणाली बहुत स्ट्रिक्ट हो। ये जो फांसी का प्रावधान लागू हुआ है ये हो जाना चाहिए। लॉ का महिलाओं के लिए कहा जाता है गलत फायदा उठाती है, मैं नहीं मानती ऐसा है।
अगर रेप हुआ है तो उस बच्ची के साथ हुआ है तब वो बोल रही है, क्योंकि उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। कितने प्यार से उसको डॉक्टर बनाया होगा, कितने प्यार से उस छोटी सी 4 साल की बच्ची को पाला होगा। शुरू में क्या कहा करते थे, कपड़ों के पीछे रेप हो रहे हैं, आप कपड़े ढंग के नहीं पहन रहे हो। देखिए मैं नहीं मानती इन चीजों को, हालांकि हमारे संस्कार कहते हैं हमको ढंग से रहना चाहिए, लेकिन किसी की मेंटेलिटी को आप कैसे बदल दोगे, किसी की सोच को। हमको स्ट्रिक्ट होना है, पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है। पुलिस अगर स्ट्रिक्ट हो जाती है तो रेप केसेस में बहुत 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 अंतर पड़ेगा। नेट पे जो भी है इसके लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाए जाएं। अगर बैंक में जिस तरह से स्ट्रिक्ट नियम है, ठीक ऐसे ही नेट के नियम बन जाएं तो मैं कहती हूँ 50% फायदा होगा। फिर सिर्फ वही लोग, अपराधी प्रवृत्ति जो हो गई, जिसके बिल्कुल ही वो सिर्फ उसी श्रेणी कैटेगरी का है। मैं आपको जयपुर का एक उदाहरण देती हूँ। उसके फादर को पता था कि मेरा बच्चा गलत है, वो खुद उस लड़के को लेके गया है कि मेरा बच्चा गलत है, ये बच्चियों को छेड़ता है, रेप केसेस कर सकता है, आप इसको बंद कर दो। ऐसे केस होने लग जाएंगे जब उनको पता है कि ऐसा है। खुद पुलिस चेक कर लेगी कि हाँ ये बंदा ऐसा है, बार बार पोर्न मूवीज देख रहा है, इसको चेक किया जाए। दूसरी बात मैं अब ये कहना चाहूंगी, बच्चियों को भी ध्यान रखें, अपनी सिक्योरिटी कैसे है इस पे चेकआउट रखें। बहुत सारे गैजेट्स नए आ गए हैं जो अपने साथ डाउनलोड करके रखें। अगर एक अपराधी आपको देख के इस तरह से आपके लिए आपको वॉच कर सकता है, रेकी कर सकता है, रेप का प्लान बना सकता है, तो आप सजग रहें। आप 9 बजे 8 बजे अगर बाहर हैं, 7 बजे बाद जैसे अंधेरा हो जाता है, सारे गैजेट्स आप फोन में डाल के रखिए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए हैं। एक छोटी सी 9th क्लास की बच्ची ने वैशाली नगर में जोटवाड़ा में अपना किडनैप बचाया था, सिर्फ इसलिए कि अपने साथ हमेशा चाकू रखती थी, छोटा सा चाकू। वो उसको मार थोड़ी देगी, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए था। उसने वो चाकू बाहर निकाला और अपने मार भी दी तो भी ठीक है ना, ऐसे रहते जवाब में आपको मरना पड़ेगा, आपको उसने अपने आप ऐसे व्यक्ति आपको छोड़ देगा लेकिन किसी और को नहीं छोड़ेगा। फिर वो तरह से क्या है कि हमको वो टाइम आ गया है, भूल जाइए कि हमको सिर्फ और सिर्फ संस्कारों में जीना है। एक लिमिट तक हम संस्कारों में रह लिए, अब बहुत हो गया। हमको दुर्गा बनना पड़ेगा, अगर सामने वाला गलत है तो हमको चंडी भी बनना पड़ेगा। वो टाइम आ गया है जब हमको चंडी का रूप लेना है। बच्चियां, महिलाएं, मैं कहूँ तेलंगाना में 18 साल से 30 साल की बच्ची सेफ नहीं है। बहुत खराब रिजल्ट है तेलंगाना के। मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे है। क्यों वो आया जा रहा है, जबकि एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं उधर के लोग? क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चियां जो सॉफ्ट जो है ना, मैं ये कहती हूँ क्यों नहीं वीर वाहिनी बनाई जाती, क्यों नहीं। एक मूवी देखी थी मैंने गुलाब गैंग करके, वैसे गैंग क्यों नहीं बन जाते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के सारे गुण सीखने चाहिए। हम तो बाकायदा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ईयरली हम लोग 2 महीने का प्लान ट्रेनिंग हर साल करवाते हैं, जिसमें बच्चियों को जूडो, कराटे, कुंग-फू, मार्शल आर्ट और सिर्फ अपना बचाव करना हम सिखाते हैं। आप योगेंद्र जी गवाह हैं, मैं हर साल ये प्रोग्राम करवाती हूँ। और मेरे यहाँ की सीखी हुई बच्ची न खुद का बचाव करती, दूसरों को बचाती भी है। तो हमको ऐसा खुद को बनना पड़ेगा। अब चंडी बनने का टाइम आ गया है, मत बर्दाश्त कीजिए। बहुत झेल लिया, इट्स इनफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में। थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत चल रही थी, भारती जी से बात हो रही थी और उनका यही कहना था कि संस्कारों से बाहर निकलकर अब दुर्गा और चंडी का रूप धरना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से भी कहना यह है कि संस्कारों में रहकर तो लड़कियां अपनी सजा भुगत ही रही हैं। मुझे लगता है कि अब संस्कार देने की जरूरत बेटों को है, ये सिखाने की कि आप अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप नहीं सकते, आप अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते, और आपको किस तरीके से एक औरत की रिस्पेक्ट करनी है, उसे नीचे गिरा हुआ न देखकर अपना नजरिया उसके प्रति कैसे चेंज करना है, ये हर औरत की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ये संस्कार दे। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, खास तौर पर बेटों को, ये संस्कार देने शुरू करें ताकि हम एक नए और अच्छे समाज का निर्माण कर सके। अब एक सवाल और उठ रहा था एविडेंस को लेकर। मेरे ख्याल से दीक्षा जी ने भी ये बात कही थी कि एविडेंस को ही खत्म करने के लिए इस तरह की वारदातें क्राइम पर क्राइम होती है। मर्डर की कोशिश दुष्कर्म के बाद इसीलिए की जाती है ताकि एविडेंस को मिटाया जा सके, और
एविडेंस जो है वो सबसे बड़ा कारण बनकर आता है क्राइम पर दूसरे क्राइम का। तो युगेन जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जो पुलिस महकमा है वो तो कहीं ना कहीं नाकाम ही साबित हो रहा है इस तरह की चीजों को ट्रैप करने में, या देखें कि इस मामले में कानून काफी सख्त नजर नहीं आता, और उसकी कमजोरी एविडेंस भी बन चुकी है, क्योंकि उसका साफ तौर पर ये कहना है कि रिपोर्ट तो हम लिख लें, कभी भी लिखवाई जा सकती है, लेकिन जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। आवाज फिर चली, आवाज चली। आपने सही प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न आवश्यक भी है आपके माध्यम से बताने का कि लड़की के लिए इन कानूनों में एविडेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर वो किसी भी पुरुष के ऊपर आक्षेप लगाता है तो जो आक्षेप लगाया गया है उस आक्षेप को नटने के लिए, उसको मना करने के लिए उसको एविडेंस पेश करने पड़ेंगे। अगर वो एविडेंस पेश नहीं करता है तो जो लड़की कह रही है वो बात सत्य मानी जाती है और उसके लिए किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अपने 164 के बयानों में जो बातें बताई है और उन बातों का वेरिफिकेशन घटना से हो जाता है, वेरिफिकेशन, तो फिर अपराधी की जिम्मेदारी है कि उस घटना में वो लिप्त नहीं था, उसको बताने के लिए उसको एविडेंस पेश करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये समझते हैं और जो पुलिस वाले अगर किसी भी इस तरह की लड़की हो, लेडी हो, उससे एविडेंस की मांग करते हैं तो वो गैर कानूनी काम करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, 166 आईपीसी का ऑफेंस है, 166 कैक है, उसके अंदर अगर कोई पुलिस का अधिकारी किसी महिला के बयान दर्ज करने में या कार्रवाई करने में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। ऐसा नहीं कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो इस तरह की कार्रवाइयां करते नहीं है पुलिस के अधिकारी, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और जब कार्रवाई नहीं करते हैं वो कर्मचारी कोई न कोई बहाना बता देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। इस वजह से इसके अंदर एविडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर महिला कह रही है कि ये मेरे पीछे आ रहा है तो 354 के अंदर जो ए से लेकर के डी तक की धाराएं हैं अगर वो लागू हो जाती हैं और उसके बारे में भी वो बताएगा कि हाँ साहब मैं इसके पीछे नहीं जा रहा था। जैसे आपको पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर वंदना नाम की लड़की थी जो आईएएस की थी, वहां के एक राजनेता के लड़के ने उनके पीछे गाड़ी चला के उनकी गाड़ी को रोका और उसके गेट को खोलने का प्रयास किया, गेट नहीं खुला और फिर वो 154 ए में मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि मैं उस समय टीवी चैनल पे आया था, मैंने कहा उसने पुलिस के अधिकारियों ने इसके अंदर लापरवाही की है, ये 154 डी में जाएगा। और आखिर 5-7 दिन बाद 154 डी में मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया गया। मैं ये कहना चाहूंगा अधिकारियों को ऐसे मामले में राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक प्रभाव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें, राजनेता इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार के घटित अपराध में उनका बिल्कुल सहयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सतर्क और सख्त होने चाहिए, तब जाकर के ये चीजें रुक पाएगी, अन्यथा नहीं रुकेंगी। दूसरा एक आवश्यक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार ने कानून नियम सब बना दिए, पुलिस 1861 के कानून से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंदर कई प्रकार के आदेश जारी किए, लेकिन उसके अनुसार पुलिस के अंदर बदलाव नहीं किया गया। पुलिस अभी भी उसी प्रकार की कार्यप्रणाली में काम करती है जो 1861 में करती थी और वहां से चालू हुई है। न उसकी वर्दी में कोई चेंज आया है, न उनके काम करने के तरीके में चेंज आया है, न थानों की कार्यविधि में चेंज आया है। थाने में पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी वही व्यवहार करते हैं जो आज से बरसों पुराना चला आ रहा है। एक और बात बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग सेंटर, मैं ये कह रहा हूं मैंने सन 1983 में ट्रेनिंग ली है, आज भी वही ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं है। अरे भाई जब तक आप ट्रेनिंग में चेंज नहीं करेंगे, कानून में चेंज कर दिया तो उस कानून के अनुसार ट्रेनिंग में चेंज जरूर कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग में चेंज नहीं करेंगे, अधिकारियों को ये नहीं देंगे जिम्मेदारी कि आपकी जिम्मेदारी है, पब्लिक को अवेयर कहां तक होगी बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए दवाइयां नकली बिकती हैं
तो क्या पब्लिक अवेयर हो, क्या उन दवाइयों को खा के ये बताए कि ये नकली दवाइयां, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मिठाई को खा के बताए। इसी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए अगर पब्लिक तैयार हो जाएगी तो पुलिस की आवश्यकता क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं, अवेयरनेस पुलिस की हो, अवेयरनेस नेताओं की हो, अवेयरनेस पुलिस के बड़े अधिकारियों की जाए, अवेयरनेस थाने वालों की जाए, तब जाके ये काम रुकेगा। और इसके लिए आपका चैनल जो ये डिबेट कर रहा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। योगेश जी, एक सवाल मेरा आपसे और था। एक चीज तो आपने ये चीज क्लियर कर दी है कि एविडेंस को लेकर कि एविडेंस बताने की जरूरत सफाई में उसे पड़ सकती है, लेकिन दूसरी एक और समस्या इस तरह के मामलों में ये आती है कि पीड़िता या उसका परिवार तब परेशान होता है पुलिस या पूरी कार्रवाई में जब उसे एक से लेकर दूसरे थाने पर भेजा जाता है कि ये हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, ये कहीं और होगा। जैसे कि अभी पीड़िता की बहन का खुद कहना था कि जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो स्थान आता था जहां पर उसके साथ ये घटना घटी, वहां तक पहुंचने में उन्हें आधी रात का वक्त लग गया, यानी रात के 3:30 बज गए। तो इस तरह की समस्या भी कई आती है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि अगर इलाका थाने का नहीं है तो वो कार्रवाई नहीं करें। उनकी जिम्मेदारी कार्रवाई करने की है। टरका इसलिए देती है कि थानों के अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि उस परेशानी से पीछा छूटने के लिए वो उनको उस थाने में भेजते हैं जो थाना एक्चुअली उनके लिए जिम्मेदार होता है। तो वो क्या करते हैं कि वहां भेजते हैं, उसको टरकाने का प्रयास करते हैं, और इस टरकाने के प्रयास के लिए एक्शन तो पुलिस के अधिकारी लेंगे। पीड़िता तो ले नहीं सकती, पीड़िता के परिवार वाले क्या लेंगे? वो पहले से पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो इसके लिए पुलिस से झगड़ेंगे कि आपने मेरी तो शिकायत करी थी, मुझे यहां से वहां भेज दिया, वहां से वहां भेज रहे हो। ये काम तो पुलिस का है और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी तरह का कंप्लेनेंट कहीं भी जाए, अगर वो उस तरह का थाने का हल्का नहीं भी है तो उस थाने वालों को उसकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, लेकर के बिना नंबरी एफआईआर उस थाने पर भेजनी पड़ेगी। जो कंप्लेनेंट है उसके साथ पुलिस वहां जाएगी और जाकर के वहां पर उसको पेश करेगी, और वहां महिला जो पुलिसकर्मी है वो उसके बयान दर्ज करेंगे। ये कंपलसरी है, कानून कह रहा है, फिर उसकी पालना पुलिस वाले नहीं करते हैं, तो ये पुलिस के लिए बड़ी शर्म की बात है। अभी आपको मैं बताऊं, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि अगर थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो एसपी के यहाँ एफआईआर दर्ज की जाए, और जिस थाने ने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक 150 से ज्यादा एफआईआर थानों में दर्ज हो गई, थानों की दर्ज एफआईआर एसपी ऑफिस में हो गई, लेकिन क्या उन 150 थाने वालों के खिलाफ एसपीओ ने कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं की। वो कोई न कोई बहाना बना के उनको संतुष्ट कर देते हैं, और चूंकि वो भी उसी बेड़े के हैं और उसी तरह के नेचर के हैं, इसलिए वो भी वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज से 20 साल में और आज के समय में पुलिस के अधिकारियों में परिवर्तन आया है। एसपी, डीवाईएसपी और एसएचओ ये एक ही लेवल के हो गए। भ्रष्टाचार में भी एक साथ मिले हुए हैं, बेईमानी में भी एक साथ मिले हुए हैं। एसपी की कोई सुनता नहीं है। इवन मैंने ये महसूस किया है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक जगह ये कह दिया कि इंस्पेक्टर मेरी बात नहीं मानता। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक इंस्पेक्टर एसएचओ अगर डीजी की बात नहीं मानेगा कहीं, तो क्या होगा इस देश का? एसपी की बात नहीं मानता है, एसपी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कह दिया, फिर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अलवर में एसपी के पास गए, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह की चीजों से आप ये सोच रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगी। ये घटनाएं घटती जाएंगी और ये घटनाएं गंभीर होती जा रही है। पहले तो चलो बलात्कार कर दिया, अब तो पुलिस महकमे का आपस में ही कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बैठना, और उसके कारण जो है पीड़ित लोग परेशान होते हैं। दीक्षा जी, क्या कुछ लगता है कि पुलिस तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चूकती नजर आती है, पीड़ित लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कहीं ना कहीं इस लापरवाही भरे रवैये के कारण, लेकिन क्या हम उसे न्याय दिलाने में किसी तरह की कोई मदद कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये जो पुलिस को एक डंडा आप देखते हैं हाथ में होता है, ये होता है अपराधियों को डराने के लिए, लेकिन इससे फरियादी डर रहा है। एक जो होता है पुलिस का फ्रेंडली बिहेवियर उसकी जनता के लिए, क्योंकि वो जनता के रक्षक होते हैं। लेकिन आप देखिएगा कभी कोई परिवार के साथ अगर रात को आ रहा है तो वो इस डर के मारे अपना रूट बदलता है कि पुलिस की चेकिंग हो रही है, क्योंकि उसको पता है अनावश्यक रूप से उसे परेशान किया जाएगा। तो ये जो प्रणाली है ये कहीं ना कहीं पुलिस की है और स्टेट गवर्नमेंट की। मैं अभी एक उदाहरण आपको देती हूँ। एक किसी राजस्थान की ही किसी रीजनल चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसमें उन्होंने शाम को 7 बजे से एक लड़की के हाथ पैर बांधे, उसका मुंह बांधा और उसको गाड़ी में पीछे रख करके पूरे जयपुर शहर में घुमाया गया, आमिर और सारा, जहां पर रात को चेक पोस्ट होती है। 12 बजे तक ये हुआ, 4-5 घंटे वो गाड़ी जयपुर शहर में घूमती रही, जयपुर शहर के हर एक चेक पोस्ट को क्रॉस करती रही, लेकिन किसी भी पुलिस या किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे रोक करके चेक नहीं करना चाहा, या ये क्योंकि वो नहीं खामी किया। हमारी जबकि उस लड़की व्यवस्था के में हाथ है। बाहर निकाल करके वो विंडो से ऐसे इशारे कर रही थी, वो वीडियोस वायरल भी हुई है। लेकिन यहाँ पुलिस काम करना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को और कड़े होना पड़ेगा प्रशासन के प्रति, और पुलिस को, क्योंकि उसको जो सैलरी मिल रही है, जो भी अधिकारी अपनी सैलरी उठा रहे हैं वो जनता की रक्षा के लिए उठा रहे हैं, उन्हें वो किसी और चीज के लिए नहीं दिया जा रहा। उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन हमारे अगर हम फॉरेन से कंपैरिजन करें, हम अगर यूएस से कंपैरिजन करें, हम दुबई से कंपैरिजन करें, तो पुलिस का जो फ्रेंडली बिहेवियर वो तो हम लोगों के साथ तो नहीं है, अपराधियों के साथ उनका बहुत है। जिस तरीके से अभी जोशी जी ने बताया, इनको पता है कि मेरा बैग अगर कोई छीन के ले गया तो वो किस लोकेलिटी का होगा, तो वो चोर कहाँ रह रहा होगा, अगर किसी ने बलात्कार किया है या कोई मर्डर है तो वो कहाँ का होगा, उसका कौन सा गैंग होगा, उसका एड्रेस इनको पता होता है, वो कहाँ छुपा हुआ है ये भी पुलिस को पता होता है। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि अब तक हमारी पुलिस को ऐसा काम करने की आदत हो चुकी है। लेकिन इस बदलाव के लिए मैं पुनः आश्वस्त करती हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने असंभव काम किए, 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर के लिए अपने कदम बढ़ाने की बात हो, जिस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सब कुछ बड़े बड़े फैसले जो असंभव थे वो हुए, तो हम लोग यहाँ से कुछ महिलाओं ने ये तय किया है कि अभी क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है तो हम यही बात लेकर के जाना चाहते हैं कि ये जो बार बार होता है ना, रोज बेटियों के साथ बलात्कार और रोज उन्हें जलाया जा रहा है, इसके लिए अब कुछ और कड़े कानून लाए जाए और कानून जो है उनके लिए प्रशासन को बाधित किया जाए कि अगर इससे रिलेटेड, रेप से रिलेटेड कोई आता है या छेड़छाड़ी से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसके लिए प्रशासन को उतनी ही बहुत एक्टिव होकर के काम करना, इसकी भी जरूरत आ चुकी है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज के जो हालात नजर आ रहे हैं, रोज अभी आज डिबेट होगी, फिर आप 2-4 दिन में मुद्दा ठंडा हो जाएगा, फिर किसी और बेटी की असमत के साथ खेला जाएगा, फिर उसे तार किया जाएगा, उसके सब इंटरनल पार्ट्स को डैमेज किया जाएगा, फिर हम ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे उसके प्रोफाइल्स लगाएंगे, दैट्स इट। ये नहीं है, अभी हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए। क्योंकि अब अगर हम बात करें बार बार सिस्टम की, तो पुलिस की वो निठल्लापन की आदत हो चुकी है क्योंकि पुरानी सरकारों ने इतना उसको स्ट्रिक्ट नहीं किया, ना उसको बाउंड टू बी किया कि आपको ऐसा करना है या नहीं। कुछ ना कुछ नए कानून अब जो आए हैं बेटियों के लिए, जैसे पोस्को हुआ या और भी ऐसे स्ट्रिक्ट कानून जो आए हैं, क्योंकि इस बार काफी कुछ बदलने के लिए हम लोगों ने अगर आज हम भारत को कंपेयर करते हैं तो आज कहीं ना कहीं वो एक विदेश के बराबर, या हम जिन देशों से हम प्रभावित थे उन देशों के बराबर आकर के भारत खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगी महिलाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कंट्रोल इतना जल्दी ओवरनाइट होना नहीं, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में क्योंकि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तो मैं आश्वस्त करती हूं कि अब कुछ ना कुछ और इसके लिए बेहतर कदम होंगे। हम लोग संसद में फिर कुछ जाकर के हम बात करेंगे और इस चीज के लिए हम लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया है कि हम लोग जाकर के एक अपना पत्र देकर के और ये उन लोगों से आग्रह करेंगे कि जो भी ये जो अभी 4 ये विक्टिम्स हैं, जो अभी 4 ये आरोपी हैं, इनको हैंड टू हैंड डेथ पेनल्टी हो ताकि आने वाले समय के लिए ये उदाहरण बने। बिल्कुल। अनीता जी, इतनी देर से हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं और जितने भी मेहमान हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं सभी का कहीं ना कहीं ये कहना था कि पुलिस को और सख्त होना होगा, कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए। और ये भी निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं पुलिस भी उसी मनोदशा में जी रही है जो सालों से धड़ल्ला चला आ रहा था। यानी जब एक थाने से दूसरे थाने पर वो भेजती है किसी को तो यहाँ उसका कहीं ना कहीं निकम्मापन जाहिर होता है। जब उसके आसपास कोई घटना हो रही होती है और उसे इसकी भनक तक नहीं होती, यहाँ पर भी उसका कहीं ना कहीं निठल्लापन जाहिर होता है। तो क्या कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत पुलिस महकमे को भी है, उनके लिए भी किसी तरह की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है? देखिए, पुलिस महकमे को ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की, उनको अपनी ड्यूटी ज्यादा तत्पर होकर करने की जरूरत तो आज हमें महसूस होती है। लेकिन उन्हें भी तो एक समस्या मनोरोग की है ना कहीं उनकी भी विचारधारा यहाँ पर जम चुकी है कि कोई पीड़ित अगर यहाँ आता है तो उसे दूसरे थाने पर भेजा जाए, पुलिस में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी तो एक इंसान ही है, उसके
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो भी एक इंसान ही है, उसके अंदर भी वही सारी मनोदशा होती है। किसी दुख को, किसी क्राइम को देखकर उसके अंदर भी दुख होता है। अगर किसी बच्ची के साथ अगर ऐसी दुखद घटना होती है तो जो पुलिस वहां पे जाती है, जो लोग वहां पे जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर वहां जाते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं दुख होता है। तो एक काउंसलिंग सेशन उनकी जो ट्रेनिंग के दौरान होता है, ऐसे होते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, लोगों की मानसिकता को पढ़ने का, उसको समझने के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल्स में ही, हमारा हॉस्पिटल अटैच्ड है और हम लोग पुलिस में जो ट्रेनिंग लेते हैं उनका हम टाइम टू टाइम उनकी इस तरीके से काउंसलिंग सेशंस होते हैं। दूसरी बात जो है कि हम सिर्फ पुलिस के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। एक जिम्मेदारी समाज की खुद भी है कि किस तरीके से हम इस ऐसे क्राइम को रोक सकते हैं। अगर हम अपने परिवार को देखें तो सबसे पहले शुरुआत अपने परिवार की करनी पड़ेगी। मैं हर बार कहती हूँ कि जब भी हमारे डिबेट्स होते हैं हम यही कहते हैं कि हमें लड़कियों को नहीं समझाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि एक आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। आप सुरक्षित रहे, आप सजग रहे, सुरक्षित रहे। सबसे पहली बात, आप अपने घर की बेटियों को, बेटों को, हर एक को कुछ सुरक्षा नियम आप समझाएं कि आप जैसे इस केस के अंदर स्पेशली हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर रोड से जाती थी, शायद एक उसका हमेशा उसी रूटीन फॉलो था कि मैं 8 बजे यहाँ से निकलूंगी, 9 बजे जाऊंगी। तो कुछ लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो चेक करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको नोटिस किया और कि इसी वक्त जाती है, यहाँ रोकती है, इस तरीके से जाती है, तो इसके ऊपर अटैक करना आसान रहेगा। तो ऐसा आप अपना जो नियम है वो समय के अनुसार बदलते रहे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8:45 बजे, कभी किसी के साथ, कभी कोई रास्ता बदल के आप जा सकते हैं। अपने साथ कोई ना कोई उपकरण, गैजेट हमेशा साथ लेके जा सकते हैं कि एक आपके पास डीओ होता है, डीओ अगर आप आंख में डाल देते, स्प्रे कर देता है, एक वो भी एक मोमेंटली आपका इम्पल्स होता है और उस मोमेंट से आप बच सकते हो। ये बहुत आसान चीजें कर सकते हैं। दूसरा ये जानता है, ठीक है, उसका स्कूटी पंचर हुई, उसने अपनी बहन को फोन किया। साधारण सी बात है, कोई भी अगर पंचर होता है तो लोग अपने घर वालों को ही फोन करते हैं। पर हाँ, अगर वो कहीं किसी पुलिस में भी फोन करती या फिर अपना फोन, अपना जो उसके अंदर ऐप होता है कि आप अपनी लोकेशन सेंड कर देते ताकि कहीं ना कहीं हम उस लोकेशन को पकड़ सके। ये चीजें आप अपने बच्चों को समझानी पड़ेगी। आपके घर में जो काम कर रहे हैं ये सब चीजें आपको उनको बतानी पड़ेगी। हम बच्चों को देखते हैं कि आज हमारे बच्चे जो टीनेजर्स हैं, मूवीज देखते हैं, मीडिया पे जाते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, वो क्या देख रहे हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार है, कहीं वो नशे के आदी तो नहीं हो रहे। इन सब की चेक के भी आपको ही करनी पड़ रही है कि कहीं हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो पॉर्न मूवीज ज्यादा देख रहा है, ऐसे वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं कि पर हम इसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, इसमें कोई मानसिक बीमारी तो है नहीं। पर अगर कोई बच्चा, कोई टीनेजर्स बहुत ज्यादा ऐसी मूवीज देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृतता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो कुछ चीजें कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा स्टेप भी बढ़ाएंगे तो हम ऐसे क्राइम्स को रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो वाकई में जरूरत तो है, जागरूकता की जरूरत है, न केवल होने वाली हो चुके पीड़ितों के लिए, उनके लिए अगर जागरूकता की ज़रूरत है तो पुलिस महकमे के लिए भी है और साथ ही साथ समाज के लिए भी है कि अगर उसके आसपास किसी तरह का क्राइम घट रहा है, उसका अंदेशा है या उसकी बू आ रही है तो उसे सजग रहकर इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वरना नतीजा हम सबके सामने आज भी है और कल भी वही होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे, वक्त तो बहुत कम है इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है, बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वक्त कम है। लेकिन फिर भी हमारी जो बहस आज हुई, मुझे उम्मीद है कि ये सार्थक बहस साबित होगी। तो सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और नारी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर बने रहिए जन टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।